अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल क़ल्ब-ए-क़यान की एपिसोड 21 यानी सेकंड लास्ट एपिसोड। जी जनाब, ये नावल आज अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। अरीना बाशु दादा से फ़ोन पर बात कर रही थी। शुरू में तो वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, मगर जब वो डट गई कि अगर वो नहीं आएगा तो वो ये केस छोड़ देगी, जज नहीं रहेगी, इस बात पर बाशु दादा गुस्से से फुंकारता हुआ आने की हामी भर गया था। मगर उसने मिलने की जगह अपनी ही बताई थी। सो जाओ योर ऑनर, क्या पता ये हम दोनों की एक साथ आखिरी रात हो। कल किसने देखा है, आओ। वो उसे साथ लिए आराम करने के लिए लेट गया था। अरीना की सारी रात तो जैसे आंखों में कटी थी, कुछ ही घंटों में सुबह होने वाली थी। इस रात का एक एक मिनट, एक एक लम्हा अरीना का दिल एक नादीदा खौफ से धड़काता रहा था। उसका सबसे बड़ा खौफ उसकी बेटी थी परीसा। वो किस हाल में होगी, क्या वो उन्हें जिंदा मिल सकेगी? ये खौफ उसे मार रहा था। सुबह का मलगजा सा उजाला फैलते ही वो दोनों तैयार होकर निकल गए थे। उन्हें पहाड़ियों के बीच बाशु दादा की बताई हुई जगह पर पहुंचना था। पत्थरों से बनी उल्टी सीधी पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए एक साइड पर कायान ने गाड़ी रोकी। ये खुला चटेल मैदानी इलाका था जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसने जगह बड़ी चुनकर पसंद की है कि यहाँ से भागना मुश्किल होगा। जब तक मैं न कहूँ तुम गाड़ी से नीचे मत उतरना। कायान ने चारों तरफ देखते हुए अरीना को मुखातिब किया कि इस जगह उन दोनों को बाशु दादा के आदमी बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। कुछ देर के बाद 3 भारी भरकम गाड़ियां तेज़ी से आईं और उनकी गाड़ी से कुछ फासले पर आकर रुक गईं। देखते ही देखते उन गाड़ियों के दरवाजे खुले और गनमैन्स नीचे कूद कर उतरे। मेरी बात याद रखना योर ऑनर, जब तक मैं न कहूँ तुम नीचे नहीं आओगी। कायान ने अरीना को गाड़ी में बैठे रहने की हिदायत की और चाबी इग्निशन में लगी छोड़कर खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी स्टील ग्रे आंखें एक्सरे मशीन की तरह पूरी सिचुएशन का जायज़ा ले रही थीं। सामने वाली मर्सिडीज़ का दरवाज़ा एक गनमैन ने अदब से खोला और ब्लू कीमती अरमानी सूट में टाई की नॉट दुरुस्त करता बाशु दादा अपने कीमती जूतों को खुरदरी ज़मीन पर बारी बारी रखता हुआ नीचे उतरा। उसने अपनी आंखों पर गहरे सिया रंग के गॉगल्स लगाए हुए थे। जज किधर है? कायान को बेखौफी से अपने साथियों के नरगे में खड़ा देखकर उसने सवाल किया। मुझे तुमसे डील करनी है, जज को इस सबसे बाहर रखो। कायान ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं यहाँ जज के इनविटेशन पर आया हूँ, तो बात भी उसकी मौजूदगी में ही होगी। बाशु दादा ने सर्द लहजे में कायान को जवाब देकर अपने बाएं तरफ चौकन्ना खड़े गनमैन को देखा। जज को गाड़ी से बाहर निकालो। बाशु दादा की बात सुनकर कायान ने सर्द अंदाज में हाथ उठाकर उस गनमैन को आगे आने से मना किया और खुद उल्टे कदम लेता बाशु दादा की आंखों में आंखें डाले बिना पलके झपके अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अरीना को हाथ बढ़ाकर नीचे उतरने में मदद की। मेरे पीछे रहना जितना मुमकिन हो सके। उसके उड़ते बालों को कान के पीछे उड़सने के बहाने उसने सरगोशी की और सीधा होकर बाशु दादा की तरफ मुड़ा। अरीना उसकी पीठ के ऐन पीछे अपने सर को उठाए खड़ी थी। योर ऑनर, अब बोलो, मुझे क्यों बुलाया है? कायान के कंधे के पीछे खड़ी अरीना को बाशु दादा ने मुखातिब किया। इससे पहले कि अरीना कुछ जवाब देती, बाशु दादा के मुसल्लह आदमियों ने उन्हें चारों जानिब से घेर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिना किसी हथियार के आए होगे, जैसा कि तुम्हें हिदायत की गई थी। बाशु दादा ने अरीना के आगे किसी चट्टान के मानंद खड़े कायान सादी को नापसंदीदगी से देखा। इसकी तलाशी लो। बाशु दादा के इशारे पर एक गनमैन आगे बढ़ा और उसने कायान की तलाशी ली। इसके पास कुछ नहीं है। उस आदमी के जवाब पर बाशु दादा ने इस बात में सर हिलाया। जज,
मुझे यकीन है कि तुम भी बिना किसी हथियार के आई होगी। बाशु दादा अपने कोट की पॉकेट्स में हाथ डालता हुआ घूमकर अरीना के पास आया। मुझे अपनी बात रखनी आती है, वो रूखे लहजे में बोली। गुड, वेरी गुड। बाशु ने इस बात में सर हिलाया और फिर आगे आकर कायान की स्टील ग्रे आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे वो दोनों दुश्मन बिना पल के झपके एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। तो तुम एक्स सीक्रेट एजेंट कायान सादी मुझसे डील करना चाहते हो? मुझे ये सुनकर हैरानगी हुई कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो अब तुम्हारा डिपार्टमेंट तक नहीं पूछता और तुम चाहते हो कि बाशु दादा तुमसे डील करे। आखिर तुम्हारे पास है ही क्या जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा? आइंदा मेरा वक्त इससे बर्बाद मत करना। बाशु दादा सर्द लहजे में बोलता हुआ वापस जाने के लिए पलटा। बॉर्डर के पार जिस दुश्मन मुल्क के लिए तुम काम करते हो, जहाँ से तुम हथियार स्मगल करते हो, अगर तुम्हें वहाँ मौजूद तमाम अंडर कवर एजेंट्स की शनाख्त बता दूँ, उनका कवर एक्सपोज कर दूँ, तो क्या कहते हो? कायान की भारी आवाज़ उभरी और उसकी बात सुनकर बाशु दादा के कदम रुक गए। उसकी मक्कार आंखों में चमक उभरी थी तो दूसरी तरफ अरीना को जैसे करंट सा लगा था। उसने कायान की शर्ट को पीछे से सख्ती से दबोचकर जैसे उसे इस हमाकत से बाज रखने की कोशिश की थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। कायान की ऑफ़र बहुत बड़ी थी। अगर तमाम अंडर कवर एजेंट्स तक उन दुश्मनों की रसाई हो जाती तो फिर उन्हें इस मुल्क पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता था। बाशु दादा पलटा और एक बार फिर कायान के सामने आकर खड़ा हुआ। तुम्हारी कीमत? उसने संजीदगी से पूछा। जज की बेटी की रिहाई और हम तीनों के लिए यहाँ से निकलने का सेफ एग्जिट, साथ में 2 करोड़ रुपए। कायान ने ठहरे हुए लहजे में अपनी डिमांड सामने रखी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बाशु दादा के सवाल पर वो बेभर उठा। यू बास्टर्ड, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी तंजीम की बका के लिए इस डील की कितनी अहमियत है। अगर डील करनी है तो बोलो, वरना अगर मेरा इरादा बदल गया तो किसी का बाप भी मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकता। कायान धाड़ा। और इस डील के बाद मुझे दोबारा उस बच्ची को अगवा करने से कौन रोक सकेगा? बाशु दादा ने तंज़ी अंदाज में उसे देखा। तुम ऐसा क्यों करोगे? हम जब से यहाँ आए हैं, सामने गाड़ी में छुपा तुम्हारा आदमी जज और तुम्हारी एक साथ खड़े कई तस्वीरें खींच चुका है। उनमें से एक तस्वीर भी अगर तुम मीडिया को दे दो तो जज ख़त्म, मुकम्मल खलास। तो अब उसे ब्लैकमेल करने के लिए बच्ची की क्या ज़रूरत? कायान की बात सुनकर अरीना को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए थे। तुम ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो। बाशु दादा ने उसे दाद देते हुए उसके पीछे खड़ी अरीना को देखा। जज, अब तुम्हारी एक गलती तुम्हारा सारा कैरियर बर्बाद कर सकती है, ये जानती हो ना तुम? अगर तुम्हारी बेटी इस जेल के बदले रिहा होगी तो मेरे केस में तुम अपनी नेकनामी बचाने के लिए मेरी सारी सज़ाएं मुअत्तल करवा कर मुझे बाइज़्ज़त बरी करोगी। उसकी बात सुनकर अरीना ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ भी कहने से रोका था। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है योर ऑनर, अब तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। कायान ने सर्द लहजे में बड़ी मुश्किल से बाशु दादा के चेहरे पर मुक्का मारने से खुद को रोकते हुए उसकी हिमायत की। वो निहत्था ज़रूर था, लेकिन अभी भी लम्हों में इन सब गुंडों का हुलिया बिगाड़ने की कुव्वत रखता था। अरीना के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस गुंडे बाशु दादा की बातों को बर्दाश्त करती, क्योंकि कायान से मुदाखलत ना करने का वादा कई बार तोड़कर उसने ना सिर्फ नुकसान उठाया था, तो अब वो सख्ती से अपने लब भेजे जब्त करती खड़ी थी। अपना माइंड जल्दी मेकअप करो बाशु, तुम्हें ये डील करनी है कि नहीं करनी? कायान ने सर्द लहजे में सवाल किया। मुझे तमाम एजेंट्स के नाम और कोड नेम अभी बताओ और मैं बदले में इस जज की बेटी को आज़ाद कर दूंगा। बाशु दादा ने संजीदगी से कायान को घूरते हुए डिमांड रखी। नो वे, मुझे बच्चा समझ रहे हो क्या? लिस्ट मेरे दिमाग में है। तुम पहले हमें बच्ची तक लेकर चलो और जैसे ही जज अपनी बेटी को साथ लेकर वापस अपने घर पहुंच जाएगी और तुम मुझे 2 करोड़ अदा कर दोगे तो मैं तुम्हें तो लिस्ट दे दूंगा। कायान की बात सुनकर बाशु दादा के जबड़े गुस्से से भिज गए थे।
डोंट वरी, लिस्ट में तुम्हारी हॉट सेक्रेटरी को डिक्टेट करवा दूंगा। फिर तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर छुड़वा देना 2 करोड़ के साथ। कायान ने आंख मारी। तुम्हें लगता है कि मैं बाशुदा तो कोई अहमक बेवकूफ़ आदमी हूँ। अब कोई डील नहीं होगी। मुझे उन आदमियों के नाम अभी इसी वक्त चाहिए। बाशुदादा को राया। नामुमकिन। कायान ने नफ़ी में सर हिलाया तो बाशुदादा कुछ लम्हे इस ज़िद्दी मारखोर को देखता रहा कि जानता था कि वो एक नंबर का खर दिमाग इंसान था। मर सकता था पर झुक नहीं सकता था। तुम और जज मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बच्ची तक ले चलता हूँ। कुछ देर बाद बाशुदादा अपना दिमाग बना चुका था। और मेरी गाड़ी? मैं इतना अमीर नहीं कि गाड़ी का नुकसान उठा सकूं। कायान की बात सुनकर बाशुदादा ने अपने दांत पीसते हुए उसे घूरा। मेरे आदमी तुम्हारी खटारा पीछे पीछे ले आएंगे, अब चलो। बाशुदादा की बात सुनकर कायान ने इस बात में सर हिलाते हुए अरीना को कोहनी से पकड़ा और बाशुदादा के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरीना को अंदर बिठाकर वो खुद उसके साथ बैठकर उसके गिर्द अपना बाजू फैला गया था कि अच्छी तरह से जानता था कि जज इस वक्त अंदर से बेपनाह खौफज़दा है। अरीना ने कायान के हाथ को सख्ती से थाम लिया था, जैसे उसे कहीं जाने ना देना चाहती हो। कायान उसके जज्बात समझ रहा था, इसीलिए उसे अपनी खुरदरी उंगलियों से अरीना की नर्म और नाजुक उंगलियों पर दबाव डालकर उसे तसल्ली दी थी। आधे घंटे तक ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरने के बाद गाड़ी सुरमई पहाड़ी के पास जाकर रुक गई थी। शीशा उतरा और बाशुदादा ने अपना हाथ पहाड़ी की साइड पर मखसूस अंदाज से बने पत्थर पर रखा, जो एक स्कैनर था। बाशुदादा का हाथ स्कैन होते ही गिड़गिड़ाहट के साथ कुछ पत्थर हटे थे और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई थी। बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुमने। पहली जंग अजीम में बम्बार्डमेंट से बचने के लिए ऐसे गार बनाए जाते थे। कायान ने चारों तरफ देखते हुए उसकी जहानत को सराहा। ये एक सुरंग नुमा सी तंग राहदारी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। कुछ आगे जाकर गाड़ी रुक गई और बाशुदादा का ड्राइवर और ख़ुद बाशुदादा गाड़ी से नीचे उतर गए। सामने ही उनके इस्तकबाल के लिए गन उठाए शफकत कालिया खड़ा था। योर ऑनर, यू आर डूइंग ग्रेट। अब आगे भी कोई गलती मत करना, बस खामोश रहना। कायान ने गाड़ी से उतरते हुए अरीना की कान में सरगोशी की और उसका हाथ थामकर उसे साथ लिए गाड़ी से नीचे उतर आया। अरीना का हाथ सर्द पड़ा हुआ था। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बस अब कुछ लम्हों की बात थी, उसे अपनी बेटी मिल जानी थी। वो किस हाल में होगी ये सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। ईज़ी अरीना। कायान ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाकर उसे एक बार फिर तसल्ली दी। मुझे डर लग रहा है, वो अंदर ज़िंदा तो होगी ना? अरीना ने कपकपाते हुए लहजे में सरगोशी की। सब ठीक होगा, कायान ने मजबूत लहजे में कहा और फिर उसका हाथ पकड़े बाशुदादा के इशारे पर सामने नीम अंधेरे सीलन ज़दा कमरे में दाखिल हो गया। ये स्टूडियो अपार्टमेंट तर्ज पर बना अंडरग्राउंड कमरा था, जिसमें साइड पर ओपन किचन, एक छोटा सा फ्रिज और दूसरी तरफ शायद वॉशरूम था। एक दीवार के पास कालीन बिछा हुआ था जिस पर कुछ खिलौने बिखरे हुए थे। अरीना तेज़ी से आगे बढ़ी और उन खिलौनों के दरमियान 3.5 साल की गुड़िया सी बच्ची पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन की फ्रॉक में आंखें मूंदे लेटी हुई थी। उसे यूं लेटा देखकर अरीना को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। परीसा, वो कायान से हाथ छुड़ाकर भागती हुई गई और अपनी बेटी को बाहों में भरकर उसे पुकारने लगी। सोई हुई परीसा ने मुंह बसोरा। कायान, मेरी बच्ची, हमारी बेटी जिंदा है। वो दीवानों की तरह उसके छोटे छोटे हाथ, पैरों को और चेहरे को चूम रही थी। परीसा इतना कुछ होने के बावजूद सोई हुई थी, जो कि गैर मामूली था। ये उठ क्यों नहीं रही? अरीना ने कायान और बाशुदादा को बारी बारी देखा। परीसा बेटी, उठो, देखो मम्मा आ गई हैं। अब कि उसने परीसा को झंझोड़ना शुरू किया। ये शोर बहुत करती है, मैंने इसे सुलाने के लिए अफीम दी थी। बाशुदादा के घूरने पर शफकत कालिया ने खिसियाते हुए कहा। परीसा उठो। अरीना अब उसे झटके दे रही थी जब अचानक से परीसा ने अपनी आंखें खोलीं। मम्मी, ये मम्मी है, परीसा की मम्मी। वो यूं अरीना को अपने सामने देखकर खुशी से उसके गले से चिपक गई। मम्मी, परीसा को इस गंदी जगह पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है, परीसा ने मासूम सा शिकवा किया।
परीसा को गले से लगाए आंखों में तशक्कुर भरे अरीना ने कायान को देखा था। तुमने इस बच्ची को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? कायान ने सर्द लहजे में सवाल किया। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये सेकंड लास्ट एपिसोड? तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम इसकी लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।